सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन केस का फैसला महफूज कर लिया है, जो कल सुनाया जाएगा। चीफ जस्टिस ने फैसला महफूज करते हुए कहा कि अभी भी वक्त है, हुकूमत और पीटीआई सियासी डायलॉग से हल निकालें। मुल्क में कोई सियासी डायलॉग नहीं हो रहा, सारा बोझ विफाकी हुकूमत पर है। अगर सियासी डायलॉग नहीं होते तो फिर आईनी मशीनरी मौजूद है। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि ऐसा ना हो कि कोई दूसरा गैर जरूरी मामला शुरू हो जाए। इंतखाबात एक साथ होने का आइडिया जबरदस्त है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने यह भी कहा कि यह कभी नहीं हुआ कि अपने मुकदमात सुनने के लिए जजेस खुद मुंतखब किए गए हों। वो सुप्रीम कोर्ट के जिस हुक्मनामे का जिक्र कर रहे हैं उस पर अमल हो भी चुका है। इस मौके पर जस्टिस एजाज उल हसन ने कहा, असल मामला इलेक्शन कमीशन के हुक्मनामे का है, क्योंकि ये 1 मार्च का अदालती हुक्म इलेक्शन कमीशन पर लाजिम था। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि उन्होंने फुल कोर्ट की इस्तदा मुस्तरद नहीं की थी, बल्कि ये कहा था फुल कोर्ट को बाद में देख लेंगे। अदालत का सेक्रेटरी दिफा को कल सुबह तक तहरीरी रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म देते कहा कि अगर बर्री फौज मसरूफ है तो नेवी और एयरफोर्स से मदद लें। वफाक और पंजाब हुकूमत का मुफ्त आटा स्कीम का दायरा मजीद वसी करने का फैसला। तर्जुमान पंजाब हुकूमत का कहना है कि हुकूमत मजीद 1 करोड़ 60 लाख खानदानों को मुफ्त आटा मुहैया करेगी। अब तक 1 करोड़ 58 लाख मुस्तहिक़ खानदानों को मुफ्त आटा फराहम कर चुके हैं। तर्जुमान के मुताबिक मुफ्त आटा स्कीम के तहत 10 रोज में 3 करोड़ से ज़ायद थैले तकसीम किए जा चुके। इलेक्शन केस का 1 मार्च का फैसला 4-3 का था या 2-3 का। सुप्रीम कोर्ट में इस नुक्ते पर भी अटॉर्नी जनरल और बेंच में दिलचस्प गुफ्तगू हुई। अटॉर्नी जनरल ने कहा 1 मार्च का फैसला 4-3 का था। 9 रुकनी बेंच के 4 जजों ने दरखास्तें मुस्तरद की और तफसीली फैसले दिए, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि जस्टिस अथर ने दरखास्तों को मुस्तरद नहीं किया और जस्टिस याहिया ने उनसे इत्तेफाक किया। चीफ जस्टिस अटॉर्नी जनरल से यह सवाल भी किया कि क्या आप 4 जजेस के फैसले को ही जुडिशल ऑर्डर तस्लीम करते हैं? क्या आप ये कहना चाहते हैं कि 5 रुकनी बेंच कभी बना ही नहीं था? क्या अटॉर्नी जनरल ये कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस ने नया बेंच नहीं बनाया, पिछला बेंच चला आ रहा है? जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि उनका ख्याल है अक्सरियती जजेस अज खुद नोटिस मुस्तरद कर चुके हैं। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि जिन जजेस ने केस सुना ही नहीं, उनका फैसला मिलाकर अक्सरियती फैसला कैसे हो सकता है? अगर 4 जजेस का फैसला ही तस्लीम कर लें तब भी बेंच तश्कील देने का इख्तियार क्या चीफ जस्टिस के सिवा किसी और को है? तमाम जजेस इत्तेफाक करते हैं कि चीफ जस्टिस को बेंच बनाने का इख्तियार है। जस्टिस एजाज उल हसन ने कहा कि 9 रुकनी बेंच ने कहा है कि चीफ जस्टिस नया बेंच तश्कील दें। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि अगर 4-3 के फैसले वाली मंतक मान ली तो मामला उस 9 रुकनी बेंच के पास जाएगा और फैसला 9 रुकनी बेंच का होगा या 5 रुकनी बेंच का। चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क्स भी दिए कि तफसीली इख्तिलाफी नोट्स में बेंच के असर 9 तश्कील का नुक्ता ही शामिल नहीं है। बहस के दौरान इलेक्शन कमीशन के वकील इरफान कादर फिर से रोस्ट्रम पर आए और कहा कि जब 4 जजेस का फैसला आ गया तो मामला ही खत्म। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि अभी आप बैठ जाएं और हमें आदादो शुमार न सिखाएं। हुकूमती जमातों की जानिब से इलेक्शन केस के बॉयकॉट के ऐलान के बावजूद पीपल्स पार्टी और नून लीग के वकला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। समाअत के आगाज पर चीफ जस्टिस ने पीपल्स पार्टी के वकील फारूक एच नाइक से सवाल किया कि क्या आप केस का हिस्सा बन रहे हैं, बॉयकॉट नहीं कर रहे? जिस पर फारूक एच नाइक ने कहा कि उन्होंने बॉयकॉट नहीं किया, सिर्फ बेंच पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। नून लीग के वकील अकरम शेख एडवोकेट ने कहा कि उन्होंने भी अदालती कार्रवाई का बॉयकॉट नहीं किया। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि सियासी जमातों ने अदालती कार्रवाई का बॉयकॉट नहीं किया तो तहरीरी तौर पर बताएं। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करके पूछा कि आपको हुकूमत से क्या हिदायत मिली हैं। अटॉर्नी जनरल उस्मान मंसूर अवान ने जवाब दिया कि हुकूमत आइन के मुताबिक चलती है, बॉयकॉट नहीं कर सकती। जिस पर चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल उस्मान मंसूर की तारीफ करते हुए कहा, संजीदा अटॉर्नी जनरल से ऐसी ही तवक्को थी। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी का कहना है कि बॉयकॉट का लफ्ज हमारे आइन के लिए अजनबी है। मुमकिन ही नहीं कि सुप्रीम कोर्ट फैसला दे और कोई कहे कि मैं नहीं मानता। हमारा जो आइन है ना, उसके अंदर बाइकॉट, हुकूमत का ना मानना, ये कॉन्सेप्ट हमारे आइन के लिए अजनबी है। ये मुमकिन ही नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट फैसला करे और कोई उसको कहे कि मैं नहीं मानता। और अगर वो नहीं मानेगा तो जिस तरह से 2 वज़ीर-ए-आज़म पहले घर गए हैं, तीसरा जो है वो आजकल में घर चला जाएगा, क्या प्रॉब्लम? पहले इन 2 दिनों में या 3 दिनों में हुकूमत ने जो पोजीशन ली थी मीडिया के ऊपर कि हम बाइकॉट कर रहे हैं, ये हुकूमत उससे पीछे हट गई। रहनुमा नून लीग मोहसिन शाहनवाज रांझा ने कहा है कि फैसला इमरान खान की बालादस्ती का नहीं, आइन की बालादस्ती का आना चाहिए।
दस्तूर की बका के लिए एक ऐसा फैसला जो है उसको करना चाहिए जिससे आने वाले मुस्तकबिल में पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती हो, ना कि इमरान खान की बालादस्ती हो। जो बच्चा 2018 में नकल मार के पास करवाया गया था, उस इमरान खान का दिल है कि 2023 या जब भी इलेक्शन होने हैं उसको फिर नकल मार के पास करवा लिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर तरीन जज जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को खत लिखकर कहा है कि रजिस्ट्रार के पास जुडिशल ऑर्डर कलअदम करने का कोई इख्तियार नहीं है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान को भी जुडिशल ऑर्डर के खिलाफ कोई इंतजामी ऑर्डर जारी करने का इख्तियार नहीं। रजिस्ट्रार का 31 मार्च का सर्कुलर सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के फैसले की खिलाफ वर्जी है। रजिस्ट्रार को सीनियर अफसर के तौर पर आईनी जिम्मेदारी का इदराक होना चाहिए। ये फैसला अप्रैल 2022 के अज़खुद नोटिस के तहत सुना गया था। सुप्रीम कोर्ट और रजिस्ट्रार के मफाद में बेहतर यही है कि 31 मार्च का सर्कुलर फौरी वापस लिया जाए। सर्कुलर वापस लेकर उन तमाम लोगों को मुत्तला किया जाए जिनको भेजा गया था। जस्टिस काजी फाइज ईसा का सेक्रेटरी काबीना, सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट को और अटॉर्नी जनरल को भी खत। दूसरे खत में जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को फौरी तौर पर वापस बुलाए। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट इशरत अली को सुप्रीम कोर्ट की साख और वकार मजीद तबाह न करने दिया जाए। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने खत की कॉपी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी भिजवा दी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली के इजलास में वजाहत दी है कि इत्तेहादी जमातों के इजलास में बेंच पर अदम एतमाद के इजहार का फैसला हुआ था, बॉयकॉट का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया गया था। वज़ीर आज़म ने मजीद कहा कि इस बेंच से फैसला करवाना इंसाफ के तकाज़ों की मुनाफी है। उन्होंने कहा काश अब भी चीफ जस्टिस ख्याल कर ले और फुल कोर्ट बिठा दे। पूरी कोलिशन गवर्नमेंट ने मौजूदा बेंच के ऊपर अदम एतमाद का इजहार किया है। चीफ जस्टिस इस बात का ख्याल करें, फुल कोर्ट को बिठा दें, माइनस जिन 2 जजेस ने पहले ही रिक्यूज किया है, तो वो फैसला पूरी कौम को मानने में दिक्कत नहीं होगी। मैंने चंद दिन पहले आपकी इजाज़त से इस मुंतखब ऐवान को अपनी मारूजात पेश की थी। उसके अगले दिन ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने प्रोसीडिंग के दौरान एक रिमार्क्स दिए और कहा कि असेंबली में एक शख्स या कुछ लोग जेलें काट कर वहाँ पर तकरीरें कर रहे हैं। ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने ये बात कही, हमारे खिलाफ जो बेबुनियाद केसेस बनाए गए थे, जमानत की हद तक सुरखरू होके आए हैं कि या फिर हम बेइज्जत होके आए हैं। लेकिन मैं चीफ जस्टिस से जरूर पूछना चाहता हूं कि एक ऐसा जज जिसके खिलाफ इल्जामात की हद तक बहुत सख्त इल्जामात लगे हैं, आप उनको साथ बिठाकर कौम को क्या पैगाम देना चाहते हैं? वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा है कि 1 मार्च के अदालती हुक्म में इलेक्शन से मुताल्लिक़ दरख्वास्तें 4-3 से मुस्तरद हुई थी और अगर इसके बावजूद चीफ जस्टिस इस केस को आगे लेकर आना चाहते हैं तो पहले फुल कोर्ट इजलास बुलाएं। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने बताया कि इलेक्शन केस का फैसला महफूज कर लिया गया है जो कल सुनाया जाएगा। इतने हसास और अहम मामले पर उजलत में फैसला सुनाया गया तो नहीं माना जाएगा। अब खबर आई है जी कि प्रोसीडिंग्स जो हैं उन्होंने कंक्लूड कर ली, यानी कि जो सियासी जमातों के वकला हैं उन्हें कह दिया गया आप लिख के दे दें। सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी ख़जाना के जो जवाबात हैं वो सील्ड एनवेलप में आ गए हैं और फैसला महफूज कर लिया गया है 3 रुकनी बेंच की तरफ से और वो शायद कल सुनाया जाएगा। यही प्रोसीडिंग्स पहले राउंड में 3 के मुकाबले में 4 जज साहबान की आरा से डिसमिस हो चुकी हैं। अगर 3 जज साहबान का बेंच ये फैसला करेगा तो ये फैसला कौम को काबिल कबूल होगा, एक बात, ये फैसला अवामी पजीराई लेगा, दूसरी बात, और ये फैसला काबिल अमल होगा या नहीं होगा, तीसरी बात। ऐसे फैसलों को कौम की हमायत नहीं मिलती। इसका दूसरा हल ये है कि 6 मुअज़्ज़ज़ साहिबान 15 के सुप्रीम कोर्ट में ऐसे हैं जो उसका हिस्सा नहीं थे। आप बेंच कॉन्स्टिट्यूट कर दें, ये मामला उन्हें भिजवा दें, लेकिन इनके इस आर्गूमेंट पे भी खातर ख्वाह किसी किस्म का जवाब नहीं दिया गया। बैरिस्टर एतजाज़ एहसन ने कहा है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल नजरिया ज़रूरत के खिलाफ डट कर खड़े हैं और उनके साथी जज भी आइन के लिए उनके साथ हैं।
तो नजरिया जरूरत आइन से गुरेज, आइन से फरार, आइन से तसादुम का नजरिया। और आज जो ये क्या कहते हैं 90 दिन, वैसे तो 90 दिन होना चाहिए, 90 दिन होना चाहिए, पर अक्टूबर में निकालने तो इसमें क्या असर पड़ता है। यहाँ अब वो रीप्ले कर रहे हैं, चीफ जस्टिस को निकाल रहे हैं। चीफ जस्टिस का कसूर क्या है? चीफ जस्टिस का कसूर ये है कि यहाँ दो सोचे, ये एक तरफ है और उमर अता बंदियार चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वो डट के खड़ा हुआ है, उसके साथी खड़े हैं कि हमने ये आइन का तकाजा पूरा करना कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि नून लीग ने रियासत बचाने के लिए सियासत कुर्बान कर दी है। पाकिस्तान बच गया तो सब खैर है। मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इमरान खान ने सख्त तरीन शराइत पर IMF प्रोग्राम पर दस्तखत किए। इमरान खान ने खुद खिलाफ वर्जी करके IMF प्रोग्राम को मुअत्तल किया। IMF प्रोग्राम के खिलाफ साजिश की गई। इमरान खान के वज़ीर रंगे हाथों पकड़े गए। इस वक्त पाकिस्तान को बचाने का मौका है। आपने वापस लाहौर नहीं जाना, आपने यहाँ रहना है। किसी वक्त भी हम असम्बली का इजलास बुला सकते हैं। आपको मैं ये गुजारिश करूँगा अपनी तरफ से और कायद मोहम्मद नवाज शरीफ की तरफ से कि आपने यहाँ मौजूद रहना है। चेयरमैन PTI इमरान खान ने कहा है कि आज हम अपनी आईनी तारीख के फैसला कुन मोड़ पर खड़े हैं। हमारे पास दो रास्ते हैं, या तो तुर्की के नक्शे कदम पर चलें या म्यांमार बन जाएं। तहरीक इंसाफ की तरह हर फर्द को ये फैसला करना होगा कि वो आइन, कानून और जमहूरियत के साथ खड़ा है या करप्ट, माफिया, जंगल के कानून और फस्तायत के साथ। DPO भक्कर ने 18 मार्च ताजल चेक पोस्ट पर कार से असलहे की भारी मकदार की बरामदगी के मामले पर न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की है। DPO भक्कर ने बताया कि गिरफ्तार मुलजिमान बरामद जो असलहा उनसे बरामद हुआ उसमें से 13 के लाइसेंस पेश कर सके हैं। मुलजिम ने अपने बयान में बताया कि बाकी 9 राइफल अली अमीन गंडापुर की थी। गिरफ्तार मुलजिम के मुताबिक अली अमीन गंडापुर ने राइफल जमान पाक पहुँचाने के लिए दी थी। जो 13 वेपन हैं उनके लाइसेंसेस इन्होंने हमें प्रोड्यूस किए हैं। बाकी जो 9 वेपन हैं उसमें अक्यूज ने अपनी स्टेटमेंट जो है वो हमें रिकॉर्ड कराई है कि डेरा इस्माइल खान में जब ये गया है तो वहाँ अली अमीन गंडापुर के डेरे पर ये रुका है। वहाँ से ये वेपन लेकर इसने लाहौर में जमान पार्क पे पहुँचाने थे। इन सारे वेपन्स को हम फॉरेंसिक एनालिसिस के लिए पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी को भिजवाएंगे। पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी ये चीज़ हमें क्लियर करके देगी क्या इनके नंबर तो टेम्पर्ड नहीं है या ये वेपन्स क्लियर हैं। प्लस जो इनके लाइसेंसेस ये प्रोड्यूस करेंगे उनको भी मुतालिका होम डिपार्टमेंट को भिजवाया जाएगा कि लाइसेंसेस इशूड हैं, ये उस प्रोविंस में सिर्फ ये कैरी कर सकते हैं या ये पूरे पाकिस्तान में कैरी कर सकते हैं। इतना बड़े कैशे ऑफ वेपन्स को मूव करना विदाउट इन्फॉर्मिंग द कंसर्न पुलिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड द प्रोविंस, ये एक बहुत बड़ा जो है लैकुना है। रहनुमा PTI शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि हुकूमत आइन पर हमलावर और PTI इंसाफ के लिए अदालत के दर पर दस्तक दे रही है। सुप्रीम कोर्ट के बाहर गुफ्तगू में शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पीपल्स पार्टी पर ज्यादा अफसोस है क्योंकि वो आइन देने वाले भुट्टो के नाम निहाद जानशीन हैं। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी के रहनुमा शहरी रहमान ने कहा कि उनकी जमात इलेक्शन से नहीं भाग रही और कोई भी पीपल्स पार्टी को आइन का सबक न पढ़ाए। सुप्रीम कोर्ट के बाहर गुफ्तगू में शहरी रहमान ने कहा कि बेंच पर अदम एतमाद के बावजूद फारूक इजनाई की अदालत में पेश हो जाने में कोई तजाद नहीं।